हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक समरी रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड बेसिकली इस बुक में हमें बताया जाता है कि पैसों के बारे में जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो इस बेसिकली बुक में यही एक्सप्लेन किया गया है कि हमें अपनी लाइफ में पैसों के बारे में क्या और कैसी सोच होनी चाहिए, और जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर कैसे बन जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो कोशिश करने के बाद भी दिन जाके कुछ हो पाता है उनका, लेकिन वो उन्हीं मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हैं वो, और जो अमीर होते हैं वो और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसी बुक में हम आगे पढ़ेंगे। जो रिच डैड एंड पुअर डैड बुक है वो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार लिखी गई है। कि वो बताते हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी था ना, उसके दो डैडी थे। मतलब कि एक गरीब थे और एक अमीर थे। मतलब कि एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार थे। दैट्स मीन एक उसके दोस्त के पिता थे और एक उसके पिता थे। तो मतलब कि जो उसके दोस्त के पिता थे जो बहुत ही पैसे वाले थे वो 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। एक तो उसके जो पिता थे और उसके दोस्त के पिता, दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही ने काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहता, और दूसरा सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उनके परिवार और चर्च और ज़रूरतमंदों के लोगों के लिए करोड़ों की दौलत मिली, और दूसरा अपने पीछे कर्जा छोड़ गया। तो दोनों डैडी के इरादे इरादे जो थे रॉबर्ट कियोसाकी के, दोनों के ही पक्के थे, और जो दोनों के अंदर थी वो चमत्कारी थी, प्रभावशील थे दोनों। मतलब कि और जो रॉबर्ट कियोसाकी था उसको दोनों ही सलाह देते थे। एक उसके रिच डैड सलाह देते थे, एक उसके जो पर्सनल डैड थे वो सलाह देते थे। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विशेष अलग अलग थे। मतलब कि बेसिकली फोकस दोनों पढ़ाई पे करते थे, बट उनके तरीके अलग थे। कोई किसी चीज़ के बारे में शिक्षा देता था, कोई किसी के बारे में। अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब भी नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर के बिल्कुल फेस पे थे। दोनों ही दौलत के परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते हैं पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरी डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। तो जब मैं छोटा था मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक छोटा बच्चा होने के नाते दोनों की बातें सुनना पड़ता था, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। दोनों के विचारों में से ज़मीन और आसमान का अंतर था, खासकर पैसे के मामले में। वो काफ़ी लंबे समय तक रॉबर्ट कियोसाकी सोचता रहा कि किसने क्या कहा और क्यों कहा, उसके क्या रिजल्ट होने वाले इन फ्यूचर में। क्योंकि दोनों से वो प्यार करता था और दोनों उसके लिए बहुत ही पसंद थे, और वो इस बारे में सोचने के लिए मजबूर होता था कि इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई। आगे चलकर मेरे लिए उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुई। अगर मैं एक तरह से सोच पाता कि मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो बेसिकली धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं स्कूल जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, हो सकता है अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में रैंक लाओ, टॉप करो। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता जो होती है ना, उसका सोचने का जो ढंग होता है ना, वो गरीब आदमी जैसा ही रहता है। तब उसने सीखा, जब वो छोटा बच्चा था उसको ये समझ हो चुकी थी उसके डैडी से, जो उसके अमीर पिता थे और गरीब पिता थे, कि बेसिकली किस पे कौन फोकस ज़्यादा करता है। क्योंकि उसके पास दो प्रभावशाली डैडी थे जो उसके अंदर एक इफ़ेक्टिव अट्रैक्टिवनेस लाते थे। क्योंकि इसलिए उसने सोचा कि मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इसलिए सोचते सोचते उसने ये जान लिया था कि किसी आदमी के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त असर डाल सकते हैं। इस बात का आइडिया हो चुका था कि आप किस संगत में रहते हैं आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। क्योंकि यही आइडिया, यही इफ़ेक्ट, आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं यही आपका फ्यूचर होता है। क्योंकि जब आपके बारे में आपके नॉलेज होगी, देन आपका फ्यूचर आप उसी के डायरेक्शन में बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी की कहने की आदत थी
मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी के शब्दों माल दूसरे इन शब्दों का इस्तेमाल से चिढ़ते थे, क्योंकि जो पॉजिटिव नोट्स के साथ वो जोर से कहा करते थे कि मैं इसके वजह यह करना चाहिए, मैं इसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक और दूसरा वाक्य प्रश्नात्मक, मतलब कि मैं इसके लिए मुझे ये करना चाहिए और मैं इसको खरीद सकता हूँ, क्या करना चाहिए। सो व्हाट शुड डू। लोग कहते नहीं कि जब देखते हो आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी या बड़ी बड़ी गाड़ी से लोग चलते हैं, तो लोग अक्सर वीडियो में देखा होगा या ऑडियो सुना होगी, लोग पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप अपने लिए क्या करते हो, इतनी महंगी सी गाड़ी से चलते हो। सो फॉर दैट दिस इज क्वेश्चन, सो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी गाड़ी चलने के लिए। सो दैट थिंग कम टू द माइंड एंड कंप्लीट विद द एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए बेसिकली, इसी बात की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे, जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे दिमाग में बत्ती नहीं जलेगी, तो आगे काम कैसे चलेगा। तो इसलिए आपको जल्दी सोचना है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, मेरा दिमाग काम बंद, अगर मैं कह दूंगा कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो मेरा दिमाग यहीं से काम करना बंद कर देगा। अगर मैं खरीद सकता हूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, मेरा दिमाग उसके लिए काम करेगा आगे मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं था कि आप जिस पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लेंगे। वह लगभग दीवानगी की हद तक ही अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल में दिमाग दुनिया ताकतवर कंप्यूटर है। तो इसी तरह समझे कि आदमी हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा आदमी सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। तो शरीर की सही कसरत आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ लाइफ। शरीर की ज़्यादा कसरत से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की ज़्यादा उससे आप अमीर हो सकते हैं। सो बेसिकली आलस हमारे जो स्वास्थ्य के लिए होता है ना, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि धन भी जाता है और हमारा, क्योंकि एट द एंड ऑफ हेल्थ का इशू होगा, हॉस्पिटल जाओगे, वेल्थ भी जाएगी, हेल्थ भी जाएगी। सो यू कैन फोकस ऑन दिस दैट पॉइंट एंड मेक योर हेल्थ गुड, क्योंकि जब तक आप हेल्थ गुड नहीं बनाओगे, एट द एंड पॉइंट आपको पीछे रहना पड़ेगा। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी में नौकरी करो, जबकि दूसरी डैडी की यह सीख नहीं थी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिले। सो बेसिकली डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाना, और दूसरे का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर ही सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और वह हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन, बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो थल सेना में चले गए थे। 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जीवन भर का इंतजाम कर लिया और आराम हो गए। तो वो मेडिकल लाभ के विचार से पसंद करते थे। थल सेना के रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा की वजह से उनको पसंद करते थे, जो उसके पिता थे, क्योंकि उनको लगता था कि ज़िंदगी इज़ द कंफर्टेबल थिंग, लाइफ को हमें आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए हमारे पास रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए, सिक्योर जॉब, और हमारे पास मेडिकल सुविधा होना चाहिए जिससे हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। बल्कि दूसरे डैडी के पास ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। दूसरे डैडी एक तरीके से आर्थिक स्वावलंबन पे विश्वास करते थे। वो सुविधा भोगी और मानसिकता के विरोधी थे, क्योंकि जिसके मन में एक सुविधा कंफर्टेबलनेस आ गई तो उसके विरोधी थे उसके जो दूसरे डैडी थे, जिनके हमेशा माइंड से था बिजनेस करना या फिर कुछ बड़ा क्रिएट करना या फिर कुछ बड़ी वेल्थ क्रिएट करना। तो उनका यही फोकस था, क्योंकि जो उसके डैडी थे ना, उनका डैड विश्वास था कि आदमी आर्थिक रूप से संचित होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एक डैडी कुछ डॉलर के लिए परेशान थे और दूसरा डैडी एक के बाद एक निवेश करते थे, इन्वेस्टिंग और सर्चिंग और फाइंडिंग। मतलब कि एक जो उसके पिता थे वो क्या करते थे, पैसों के लिए हवा इधर उधर जाना, ढूंढ के लाना, और दूसरे इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्ट से पैसा रिटर्न लेते थे। तो डिपेंड करते हैं आपकी क्या क्या चाहते हो, क्योंकि गरीब होने होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा 5 महीना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी होती है। मेरे गरीब डैडी ये कहते थे कि मेरे पैसे की में कोई रिच नहीं या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अमीर डैडी जो थे वो कहते थे पैसे में बहुत ताकत होती है।
काश गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे कि उनके विचार गरीबों की तरह थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कुछ बदलना है, क्योंकि उनके लिए मैं पैसे के लिए, और जो अमीर डैडी थे ना वो हमेशा कहते थे क्योंकि दैट इज़ द इन्वेस्टिंग, वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते थे, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन शब्दों के बारे में दोहराया करते थे कि पैसा मेरे लिए काम करता है, जो अमीर डैडी थे। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहा रिच डैड एंड पुअर डैड का, तो इसमें हमें थोड़ा पता चला ओवरव्यू अबाउट दैट कि हमारा जो रिच डैड पुअर डैड बुक समरी है, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी जो है ना उन्होंने अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो उनके पॉइंट हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे की समझ क्यों होनी चाहिए, और आप काम से काम रखो, ऐसे कुछ करके उनके चैप्टर हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना होगा जिससे वीडियो आपको मिल सके ऑन टाइम। सो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब एंड ऑल द थिंग्स विल बी डेट। सो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते और पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, अपने काम से काम रखो, टैक्स का इतिहास और कॉपरेशन की ताकत जानो, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। तो इन सब के लिए सीखने के लिए स्टे ट्यून और बने रहिए वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू सून।